हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने यूनिट थर्ड का जो सेकंड टॉपिक था और फर्स्ट टॉपिक देखा था। फर्स्ट टॉपिक में देखा था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड टॉपिक में देखा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और थर्ड टॉपिक हमारा प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन और फोर्थ टॉपिक है ब्लैक स्कॉल्स मॉडल। ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही टॉपिक है हमारा प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन का। तो प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन क्या होता है या ऑप्शन प्राइसिंग क्या होता है, हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वह कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर किसी फिक्स डेट पर, किसी फिक्स प्राइस पर किसी भी असेट्स को खरीदने बेचने का एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट ये फ्यूचर से थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें राइट्स देता है। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस असेट्स को खरीदने और बेचने का, उसका हमें क्या है, अधिकार है, हमें राइट है, बट ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब बाध्यता नहीं है। मैंने आपको जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तब सारी चीज़ें बता दी थी। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये भी बताया था कि कौन सा ऑप्शन हम लेते हैं तो बेचने का अधिकार होता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हम ऑप्शन लेते हैं तो खरीदने का अधिकार होता है। अगर हमें लग रहा है कि हमने कॉल ऑप्शन खरीद लिया है, कॉल ऑप्शन मतलब खरीदने का अधिकार, ठीक है, बट क्या हो रहा है, आपको पट ऑप्शन का यूज़ करना है क्योंकि उस कॉल ऑप्शन का यूज़ करने से आपको लॉस हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। मतलब आपको लॉस कहाँ तक हुआ है, जो आपने प्रीमियम भरा था उस ऑप्शन को लेने के लिए, उसको उतना ही आपको क्या हो रहा था, उसमें लॉस हो रहा था। तो जो प्रीमियम की हम बात कर रहे हैं या फिर बोलना चाहिए जो प्राइस हम सेट कर रहे हैं, जो प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो ऑप्शन कहना चाहिए प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं उसे ही प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी फॉर्मूला हो या फिर कहना चाहिए कोई भी प्राइस हो, उसको कैलकुलेट करने के लिए कोई भी मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ किया जाता है। ब्लैक स्कॉल मॉडल जो प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन है या ऑप्शन ऑफ प्राइसिंग है, ठीक है, या फिर शॉर्ट में बोल सकते हैं ऑप्शन प्राइसिंग। ऑप्शन प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के लिए जो मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ किया जाता है उसे ब्लैक स्कॉल मॉडल कहते हैं। मतलब ब्लैक स्कॉल मॉडल के यूज़ से हम क्या करते हैं, प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन का जो कहना चाहिए जो वैल्यू है वो निकालते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सा बोलेंगे कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है उसको कैलकुलेट करना क्या कहलाता है, प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन कहलाता है। और उसे जिस मैथमेटिकल मॉडल से कैलकुलेट किया जाता है उस मॉडल को ब्लैक स्कॉल मॉडल कहा जाता है। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक क्या करेंगे, साथ में कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन क्या होता है या फिर जिसको बोल सकते हैं ऑप्शन प्राइसिंग। ऑप्शन प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग इन द फेयर वैल्यू प्रीमियम ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन प्राइसिंग का मतलब है कि किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की उचित कीमत निकालना। मतलब अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच होगा, बायर और सेलर के बीच होगा। एक फिक्स डेट रहेगी और एक फिक्स्ड प्राइस रहेगा। जो फिक्स्ड प्राइस के लिए जो प्रीमियम निकाला जाता है, ठीक है, मान लो आज शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपये है, उसकी फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्राइस बढ़ सकती है। आपने क्या किया, आपने एक प्रीमियम निकाला, क्या, 110 रुपये, ठीक है, और आपने क्या किया, 110 रुपये के प्रीमियम पर उस शेयर्स को खरीदा। जो 110 रुपये है उसकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो क्या है, उसके लिए एक प्रीमियम है, ठीक है, जो हमने क्या किया है, प्राइस कैलकुलेट करके निकाला है। तो ऑप्शन प्राइस का मतलब होता है किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की उचित कीमत या प्रीमियम निकालना। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, अगर एक व्यापारी है और एक ग्राहक है, ठीक है, अब व्यापारी को क्या बेचना है, गेहूं बेचना है, और उस ग्राहक को गेहूं खरीदना है। अब उन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, जो गेहूं की कीमत है उसका एक फिक्स्ड प्रीमियम निकालेंगे। देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी से किसी चीज़ का सौदा करते हैं तो ग्राहक कुछ और बोलता है और व्यापारी कुछ और बोलता है। व्यापारी को जिस भाव से बेचना होगा वो भाव वो लगाएगा, पर ग्राहक को जो लग रहा है कि नहीं इससे कम का आना चाहिए तो वो क्या करेगा, वो अपना प्राइस लगाएगा। पर धीरे 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 करके क्या करते हैं, व्यापारी
और वो ग्राहक दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी जो प्रीमियम वो बोलना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं वो निकालते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, वो एक सेटलमेंट करके एक प्राइस वैल्यू या कहना चाहिए एक प्रीमियम निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि एक जो किसान था, जो व्यापारी था, वो बोल रहा था कि गेहूँ किस्ते में बेचेगा, वो 3,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से मान लो। ठीक है, और क्या बोल रहा था जो ग्राहक है, वो क्या बोल रहा था, 2,500 रुपये क्विंटल के हिसाब से। अब देखो उन दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस है, 500 रुपये का डिफरेंस है। अब वो क्या करेंगे सेटलमेंट के लिए, देखो व्यापारी ने क्या किया, पहले 3,000 बोला था, 2,900 पर आया। ठीक है, इधर क्या था, इधर जैसे ग्राहक है 2,500 बोला, 2,600 पर आया, 100 रुपये उसने ही बढ़ाया, 100 रुपये उसने ही बढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ, उतने में भी अगर नहीं माना तो व्यापारी ने ठीक है 28 बोला, ग्राहक किस पे आया, 27 पे आया। फिर क्या हुआ, 50-50 करके 2,650 मान लो, 2,650 में क्या हुआ, सौदा फिक्स हुआ। तो उन लोगों ने क्या किए, दोनों ने बैठ के समझौते के साथ सेटलमेंट करके एक प्राइस वैल्यू निकाली, एक प्रीमियम निकाला, जिस प्रीमियम पर क्या करेंगे, बायर और सेलर दोनों कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स करेंगे। ठीक है, वो प्रीमियम निकालना ही क्या कहलाता है, ऑप्शन प्राइसिंग कहलाता है। ऑप्शन खरीदने के लिए जो कीमत दी जाती है उसे ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। इस प्रीमियम को निकालने की प्रक्रिया को ऑप्शन प्राइसिंग कहते हैं। जो प्रीमियम मैंने अभी एग्जांपल में समझाया कि प्रीमियम कितना निकला, प्रीमियम निकला है 2,650 रुपये। ठीक है, 2,650 रुपये क्या निकला, प्रीमियम निकला। बट इस प्रीमियम को निकालने के लिए जो कैलकुलेशन हुई, जो प्रोसेस है, उसे ही क्या बोलेंगे, ऑप्शन प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑप्शन प्राइसिंग समझ में आया होगा कि ऑप्शन प्राइसिंग क्या होता है। अब हम देखेंगे ऑप्शन प्राइसिंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर, कि ऑप्शन प्राइसिंग को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, ऑप्शन प्राइसिंग निकालने में दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर जो प्रीमियम निकला है उसमें बदलाव करना पड़ सकता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, तो फर्स्ट है करंट स्टॉक प्राइस, शेयर की वर्तमान कीमत, करंट स्टॉक प्राइस। ये क्या कर सकता है, ये ऑप्शन प्राइस को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि देखो ऑप्शन प्राइस कैसे निकला है, सेलर और बायर दोनों की रजामंदी से निकला। अगर हम एक फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूले की बात मैंने क्या किया था, ब्लैक स्कॉल मॉडल, उस मॉडल से क्या कर रहे थे हम, जो प्राइस है, जो प्रीमियम है, उसकी प्रोसेस कंप्लीट कर रहे थे। तो क्या होगा, उसका जो करंट प्राइस है स्टॉक का, वो भी क्या करेगा, उस प्रीमियम को, उस ऑप्शन प्राइसिंग को प्रभावित करेगा। क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन जो करंट प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा कम आ जाए या बहुत ज़्यादा अधिक आ जाए, तो ये क्या करता है, करंट जो स्टॉक प्राइस है वो भी प्रभावित होता है। सेकंड, स्ट्राइक प्राइस, तय की गई कीमत, ये भी क्या करता है, ऑप्शन प्राइस को इफेक्ट करता है। फिर टाइम टू एक्सपायरी, समाप्ति तक का समय। फोर्थ है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, जोखिम रहित ब्याज दर। फिफ्थ है वॉलिडिटी, शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, ये क्या करती है, ये ऑप्शन प्राइस को प्रभावित करती है। ठीक है, ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में काम आ रही थी, बट क्या हो रहा है, जब हम इसका प्रीमियम निकाल रहे हैं, जो ऑप्शन प्राइसिंग हो रहा है उसमें ये जो फैक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं किसको, ऑप्शन प्राइसिंग को। अब देखेंगे हम ब्लैक स्कॉल मॉडल। ठीक है, हमने देख लिया क्या हो रहा है कि जो प्रीमियम हम निकाल रहे हैं, उस प्रीमियम को निकालने के लिए जो प्रोसेस हो रही है, जो प्रक्रिया हो रही है, उसे हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन प्राइसिंग कह रहे हैं। अब ऑप्शन प्राइसिंग हम किस मॉडल से निकाल रहे हैं, ब्लैक स्कॉल मॉडल से निकाल रहे हैं। उस देखेंगे कि ब्लैक स्कॉल मॉडल होता क्या है। द ब्लैक स्कॉल मॉडल इज द मैथमेटिकल मॉडल यूज्ड टू कैलकुलेट द theoretical price of European call and put options। ब्लैक स्कॉल मॉडल एक गणितीय मॉडल है जिसका उपयोग यूरोपियन कॉल और पुट ऑप्शन की कीमत निकालने के लिए किया गया था या किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन जब पढ़ाया था, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट थर्ड टॉपिक, उसमें बताया था कॉल ऑप्शन क्या होता है और पट ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, तो यूरोपियन कॉल ऑप्शन और यूरोपियन पट ऑप्शन निकालने के लिए, ठीक है, यूरोपियन कॉल ऑप्शन और यूरोपियन पुट ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन की कीमत मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉल ऑप्शन लो या पट ऑप्शन लो, दोनों ऑप्शन आपको लेने के लिए क्या होता है, प्रीमियम भरना पड़ता है, एक प्रीमियम देना पड़ता है। उस प्रीमियम को निकालने के लिए, उस प्रीमियम की कीमत या
प्रीमियम या सिंपल सा कीमत निकालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ये गणितीय मॉडल ब्लैक स्कॉल मॉडल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ब्लैक स्कॉल मॉडल क्या है? ब्लैक स्कॉल मॉडल एक मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल मॉडल है जिसका उपयोग या जिसका यूज़ यूरोपियन कॉल ऑप्शन एंड पट ऑप्शन का प्रीमियम निकालने के लिए किया जाता है। और आपको पता है कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कैसे भरा जाता है और पट ऑप्शन का प्रीमियम कैसे भरा जाता है, ये आपको मैंने जो कहना चाहिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बताया था। और एक चीज़, इस मॉडल को 1973 में फिशर ब्लैक, मायरन स्कॉल्स और रॉबर्ट मेट्रोन ने विकसित किया था। किसने? 1973 में ब्लैक स्कॉल मॉडल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ब्लैक स्कॉल मॉडल पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी बताऊंगी। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि जो ब्लैक स्कॉल मॉडल है, ब्लैक स्कॉल मॉडल का यूज़ ऑप्शन प्राइसिंग की जो प्रीमियम सेट करते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ कब किया गया था, या इस मॉडल को 1973 में फिशर ब्लैक, मायरन स्कॉल एंड रॉबर्ट मेट्रोन ने विकसित किया था। किसने? 3 नाम आएंगे इसमें, फिशर ब्लैक, मायरन स्कॉल्स एंड रॉबर्ट मेट्रोन ने किस टाइम पर? 1973 में इस मॉडल को यूज़ किया था और इसको विकसित किया था। अब देखिए ब्लैक स्कॉल फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया कि ब्लैक स्कॉल मॉडल का यूज़ क्यों किया जाता है या कहाँ किया जाता है, ऑप्शन प्राइसिंग की जो प्रीमियम है उसको सेट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए ब्लैक स्कॉल मॉडल का यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, C इज इक्वल टू S0 एंड D1 माइनस KE माइनस RT एंड D2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, D1 का अलग फॉर्मूला बनता है और D2 का अलग फॉर्मूला बनता है। ठीक है, D1 की वैल्यू ये रखते हैं और D1 का ये, ठीक है, D1 एंड D2। अब इसमें जो C है ये क्या है, कॉल ऑप्शन प्राइस है। आपको क्वेश्चन जैसे आता है ब्लैक स्कॉल मॉडल से तो इसके वैल्यू दी जाती है, कॉल ऑप्शन प्राइस, C का मतलब कॉल ऑप्शन प्राइस, ठीक है, SO स्टॉक प्राइस, KE स्ट्राइक प्राइस। ये देखो मैंने आपको बताया था कि स्टॉक प्राइस क्या होता है, जो अभी मैंने बताया कि जो ऑप्शन प्राइसिंग है उसको क्या करते हैं, जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसने बताया था कि स्टॉक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, उस असेट का करंट प्राइस क्या है। तो C का मतलब कॉल ऑप्शन प्राइस, S का मतलब स्टॉक प्राइस, KE का मतलब स्ट्राइक प्राइस और T, ठीक है, T का मतलब टाइम टू एक्सपायरी। ठीक है, ये सारी चीज़ों को, अब ये D1 का फॉर्मूला है और ये D2 का फॉर्मूला है। इसमें देखो ये भी सारी चीज़ें अलग अलग दी हुई है। C का मतलब कॉल ऑप्शन प्राइस, S का मतलब करंट प्राइस, K का मतलब स्ट्राइक प्राइस, R का मतलब रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट भी हमने पढ़ा है। फिर टाइम टू एक्सपायरी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है एक लिमिट टाइम के लिए बनता है, उसकी एक फिक्स डेट और फिक्स प्राइस रहता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, ND1 और ND2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस वैल्यू। ठीक है, देखो अब जैसे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो D1 और D2 हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये D1 का फॉर्मूला है, D2 का फॉर्मूला है और मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, ये है। ठीक है, हम D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, उसके बाद ये बच जाता है N। तो N क्या होता है, N का मतलब होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस वैल्यू। जैसे कि हमने देखा था पहले हम पढ़ते थे तो 10th में 12th में साइन, कॉस, थीटा, ये इनकी वैल्यू क्या अलग से एक टेबल रो में होती थी कि अगर आपका कोई मान आया है, इतना परसेंट आया है, तो उसकी एक वैल्यू लिखी रहती थी हमारे बुक के पीछे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, टेबल बनी हुई थी, जैसे 0.06 है, 0.08 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे बुक के पीछे लिखी हुई थी। वैसे ही क्या होता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज़ है वो भी क्या होती है, एक टेबल में लिखी होती है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये टेबल आपको खुद से देखना पड़ेगा, टेबल बड़ी होती है। तो हम N1 निकालेंगे, D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, एंड जो N होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस वैल्यू, ये आपको मतलब बुक से कह सकते हैं या फिर आप अदर गूगल का यूज़ करके
ठीक है, AI का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जो टेबल वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं जैसे क्वेश्चन बताऊंगी उसमें आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। तो हमको क्या निकालना है, D1 और D2 निकालना है। आपका जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉल ऑप्शन प्राइस, स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी, वॉलिडिटी रहती है इसमें। उसके बाद रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ठीक है, R मतलब रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, T का मतलब क्या होता है, टाइम टू एक्सपायरी। ठीक है, N का मतलब मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस वैल्यू। ये सारी चीज़ें मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया और किसमें क्या होता है वो भी सारी चीज़ें बता दी। अब देखते हैं क्वेश्चन। A stock is currently trading at 100 rupees. The strike price of a European call option in 95 rupees. The risk-free interest rate in 5% per annum. Time to maturity is 1 year and volatility is a 20%. Using the Black-Scholes model, calculate the value of the option. देखिए, मैंने जब आपको ये फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला में आपको बताया था कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होता है। देखो, स्टॉक का जो करंटली प्राइस है वो भी दे दिया है यहाँ पर, स्ट्राइक प्राइस भी दे दिया है यहाँ पर, फ्री इंटरेस्ट रेट जो हमने बताया था वो भी दिया हुआ है, वॉलिडिटी भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है। अब क्या करना है, ब्लैक स्कॉल मॉडल का जो फॉर्मूला था उसका यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। देखिए, आपकी करंट स्टॉक प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़, स्ट्राइक प्राइस कितनी, 95 रुपीज़, आर। ठीक है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितनी है, 20%। इसको हमने निकाल लिया पॉइंट में, ये परसेंट में दिया, पॉइंट में कितना आएगा, 0.05। ठीक है, फिर है T टाइम 1 ईयर है, वॉलिडिटी है 0.20 वॉलिडिटी। ठीक है, ये क्या थी, परसेंटेज में थी, हमने इसका परसेंटेज फॉर्मूला निकाल के इसको पॉइंट में ला दिया, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप जैसे कि फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब आपको ईजी जाएगा। वहाँ पर परसेंट में रहेगा, फिर आप उसको परसेंट में निकालेंगे तो क्या जाएगा, थोड़ा हार्ड होगा। बट हमने क्या कर लिया, इसको पॉइंट में निकाल लिए। अब क्या होगा, फॉर्मूला लगता है, ये सारी चीज़ें जो वैल्यू कट जाती है। अब फॉर्मूला, ठीक है, स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में D1 निकालना है और D1 का फॉर्मूला दिया हुआ है। D1 का फॉर्मूला क्या है, IN कोष्टक S0 K अपॉन प्लस R प्लस सिग्मा 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट T। ठीक है, फिर अपॉन में आ जाएगा सिग्मा, ये सिग्मा का साइन दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, ये T क्या है, आपका टाइम है। ठीक है, ये क्या है, D1 का फॉर्मूला है। फिर D2 का फॉर्मूला है D1 माइनस सिग्मा T। ठीक है, ये वर्गमूल में दिया हुआ है तो इसको वर्गमूल में ही लिखना है। उसके बाद आप क्या करते हैं, सॉल्व करते टाइम इस वर्गमूल का मान लिख सकते हैं, बट अभी अगर ये वर्गमूल में है तो इसको वर्गमूल में ही, वर्ग में ही रखना है। ठीक है, ये क्या है, T भी वर्ग में दिया है और यहाँ पर भी D2 में भी क्या रहेगा, ये वर्ग में ही रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, D1 का फॉर्मूला निकाल के फर्स्ट में ये सारी चीज़ें आपके पास दी हुई है, करंट स्टॉक प्राइस दिया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट भी है, उसके बाद टाइम भी है और क्या है, वॉलिडिटी भी है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 1 में D1 निकालेंगे। ठीक है, D1। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। और जो थर्ड ऑप्शन है कॉल ऑप्शन प्राइस, जो हमने उसका मेन फॉर्मूला देखा था CSND1 वाला, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वो लास्ट वाला फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे पहले D1 फिर D2 फिर कॉल ऑप्शन प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले D1 निकाले। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर देखो ये 100 क्या है, ये 100 करंट स्टॉक प्राइस है, ये है आ गया स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद यह आ गया आपका फ्री इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये आ गई वॉलिडिटी, अपॉन में 2 है पहले से, 1 ईयर क्या हो गई आपकी, कहना चाहिए टाइम आ गया, अपॉन में फिर क्या है, ये वॉलिडिटी दी हुई है और फिर क्या आएगा, वॉलिडिटी, ये फिर वर्गमूल √1 आएगा। ठीक है, क्योंकि √1 में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो D1 कितना निकला, 0.606। D1 कितना निकला, 0.606। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, देखो D1 का तो निकल गया है, D1 की वैल्यू कितनी आई है, 0.606। फिर D2 निकालेंगे, D2 में क्या करते हैं, D1 माइनस वॉलिडिटी, मतलब ब्रैकेट में रहता है वॉलिडिटी इंटू 1 और अपॉन में क्या रहता है, √में
टाइम रहता है, ठीक है। इस वैल्यू से निकालेंगे तो फिर ठीक है, D2 कितना आया, 1 मिनट, ठीक है। फिर देखो D1 निकाले और D2 निकाले, 1 मिनट, -606 माइनस 0.20, यहाँ आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, D1 कितना दिया हुआ है 0.606 और इसकी वैल्यू कितनी है हम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर D2 आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें इसका इनटू करेंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा 0.02, ठीक है। तो कितना आएगा 626.0, ठीक है। कितना आएगा 0.606, ठीक है। तो क्या आ गई, D1 का मान कितना आ गया 0.606 और D2 कितना आया 0.626, ठीक है। D1 भी निकल गया, D2 भी निकल गया। अब मैंने आपको बताया जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू होती है जो टेबल से आती है, अब देखेंगे उस टेबल में कि जो हमारे पास वैल्यू आई है 0.06 और जो D2 की वैल्यू आई है 0.626, इसकी वैल्यू कहाँ देखेंगे, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको उसमें इंटू कर देंगे। अब जो भी उसकी वैल्यू रही होगी कितनी आई है 0.728, 0.658, ये कहाँ से निकालना है आपको, उस टेबल से निकालना है। और टेबल आपको गूगल कर लेना है या फिर आप क्या कर सकते हैं AI का यूज़ करके निकाल सकते हैं ना, ठीक है। ND1 भी आ गया और ND2 भी आ गया। अब किसका यूज़ करेंगे, अब करेंगे जो कॉल ऑप्शन का हमारे पास फॉर्मूला था उसका यूज़ करेंगे और उसमें सारी वैल्यूज रख के हमारा आंसर आएगा 13.35। कितना आंसर आया हमारा 13.35, हमारा क्या आया है, कॉल ऑप्शन प्राइस आया है। तो ऐसा क्या करना है, आपको सारी चीज़ें दी रही होगी, ब्लैक स्कॉल मॉडल का यूज़ करके आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है ना। D1 एंड D2 आपको पहले निकालना है, उसके बाद उसकी वैल्यू रखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शन प्राइस का फॉर्मूला लगा के कॉल ऑप्शन प्राइस निकालनी है, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लैक स्कॉल मॉडल, इसकी मान्यता है कि ब्लैक स्कॉल मॉडल की मान्यता क्या है। फर्स्ट है स्टॉक प्राइस फॉलो अस अ रैंडम मूवमेंट, शेयर की कीमत लगातार ऊपर नीचे होती रहती है और उसका मूवमेंट प्रेडिक्टेबल नहीं होता। क्या कह रहे हैं, इसकी मान्यता ये होती है ब्लैक स्कॉल मॉडल की, इसमें जो शेयर्स होते हैं उसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब बढ़ते रहती है, घटते रहती है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो मूवमेंट है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता। सेकेंड है नॉन ट्रांजेक्शन कॉस्ट, शेयर खरीदने बेचने पर कोई ब्रोकरेज या ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगती है। क्या होता है, अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो क्या होगा, आपको कोई ब्रोकरेज या ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगेगी। फिर थर्ड है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन कांस्टेंट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट पूरे समय तक क्या होती है, समान रहती, बदलती नहीं है। पहले भी उतनी ही थी, अभी भी उतनी ही है, वो सब पूरे टाइम के लिए फिक्स होती है। फिर है वॉलिडिटी इन कांस्टेंट, शेयर की जो वॉलिडिटी होती है, वॉलिडिटी मतलब जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो भी क्या होती है, समय के साथ नहीं बदलती है, जो पहले से फिक्स है वो फिक्स ही रहेगी। फिर है नो डिविडेंड ड्यूरिंग ऑप्शन लाइफ, लाइफ की अवधि में, मतलब जो ऑप्शन की अवधि में कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है, कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपने लिया तो क्या होगा, ऑप्शन की अवधि में जहाँ तक आपकी एक्सपायरी डेट दिया हुआ है, जो एक्सपायरी डेट पे आपका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हुआ है, उस अवधि में कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देगी। फिर 6 है यूरोपियन ऑप्शन, ऑप्शन को केवल एक्सपायरी डेट पर ही एक्सरसाइज किया जा सकता है, मतलब एक्सपायरी डेट खत्म तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, उसके पहले वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता है। फिर 7 है इफिशिएंट मार्केट, बाजार में सभी जानकारी उपलब्ध है और कोई आर्बिट्रेज
अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। मतलब इसका जो मार्केट होता है वो इफ़िशियंट होता है, ठीक है। उसकी जो क्षमता है वो इफ़िशियंसी बनी रहती है, क्योंकि इसका मार्केट इतना भी बड़ा नहीं होता, ये सारी चीज़ें इसके बारे में नॉलेज नहीं होता। अब है एडवांटेज ऑफ ब्लैक स्क्वायर मॉडल। एडवांटेज क्या है? इजी टू यूज़, ऑप्शन की कीमत निकालने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। जो ब्लैक स्क्वायर मॉडल है उसको क्या है, वो क्या है, ऑप्शन प्राइस निकालने के लिए एक कीमत निकालने के व्यवस्थित तरीका है, या और इजी ऑप्शन भी है। फिर सेकेंड है वाइडली एक्सपेक्टेड, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल में से एक है। देखो मैंने जैसे आपको ब्लैक स्क्वायर मॉडल पढ़ा है, तो ब्लैक स्क्वायर मॉडल क्या है, ऑप्शन प्राइसिंग निकालने का एक मैथमेटिकल मॉडल है। और भी ऐसे मॉडल हो गए, बट उन सारे मॉडलों में जो ब्लैक स्क्वायर मॉडल है वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसका यूज़ करके क्या किया जाता है, ऑप्शन प्राइसिंग निकाला जाता है। फिर थर्ड है क्विक वैल्यूएशन, ऑप्शन प्रीमियम जल्दी से कैलकुलेट किया जाता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ऑप्शन प्रीमियम वो जल्दी से कैलकुलेट हो जाता है। फिर है रिस्क एनालिसिस, निवेशक जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर को ऑप्शन के रिस्क और वैल्यू को समझने में मदद मिलती है। ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग, अनुमान के बजाय गणितीय आधार पर ऑप्शन की कीमत बता। देखो जो नॉर्मल हम अगर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताया था व्यापारी वाला, वो बहुत नॉर्मल है, उसमें किसी मॉडल की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर किसी शेयर की बात किया जाए, ठीक, कोई अच्छा बड़ा असेट्स है, असेट भी कई प्रकार, बॉन्ड हो गया, ठीक है, डिबेंचर्स आ जाते हैं, या अदर कोई भी असेट्स है, उसमें क्या होता है, उसमें जो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके लिए मॉडल का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या होता है, जो फिफ्थ हमारा एडवांटेज कहा गया है कि अनुमान के बजाय गणितीय आधार पर ऑप्शन की कीमत ये बनाता है, इसमें अनुमान कहीं काम ही नहीं करता। फिर है इसके डिसएडवांटेज या बोल सकते हैं लिमिटेशंस। कांस्टेंट वैल्यूटी एज्यूप्शन, वास्तविक बाजार में वॉलिटी बदलती रहती है, लेकिन मॉडल इसे स्थिर मानता है। वॉलिटी मतलब जो उतार चढ़ाव होते हैं वो क्या होगा, मार्केट में जो रियल बाजार होते हैं इसके, उसमें बदलती रहती है, लेकिन इस मॉडल के यूज़ से वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, उसको स्थिर मानना पड़ता है। मतलब अगर लॉस हो रहा है तो उसको लॉस भी सहना पड़ेगा, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी वो सहेगा। बट क्या होगा, जब इस मॉडल का यूज़ कर रहे हैं तो वो जो वॉलिटी वो स्थिर हो जाएगी, वो ना बढ़ेगी ना घटेगी। नॉट सूटेबल फॉर अमेरिकन ऑप्शन, यह मुख्य रूप से यूरोपियन ऑप्शन के लिए बनाया जाता है। मतलब ये सिर्फ यूरोपियन ऑप्शन के लिए काम करता है। अगर मान लो अमेरिकन ऑप्शन का यहाँ पर एग्जांपल दिया कि अमेरिकन ऑप्शन के लिए सूटेबल नहीं है, तो ये सिर्फ क्या है, यूरोपियन ऑप्शन के लिए सूटेबल है। फिर थर्ड है इग्नोर मार्केट इम्परफेक्शन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टैक्सेस आदि को ध्यान में नहीं रखता। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, क्योंकि जो बाहर चीज़ें हो रही है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बाहर की है, जो टैक्सेस है आदि, जो भी सारी चीज़ें उस पर ये जो मॉडल है वो ध्यान ही नहीं देता कि क्या हो रहा है। फिर है एज्यूम कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, वास्तविकता में इंटरेस्ट रेट बदल सकती है पर इसमें नहीं बदलती है। मे गिव इनएक्यूरेट रिजल्ट इन वॉलेटाइल मार्केट्स, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले बाजार में परिणाम पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकते। क्या कह रहा है ये कि जहाँ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले अगर मार्केट है तो वहाँ पर ये जो हमारा ब्लैक स्क्वायर मॉडल है, ये ब्लैक स्क्वायर मॉडल आज बहुत बड़े बाज़ार में जहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ वहाँ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर परिणाम को पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकते हैं। देखो जो सारी चीज़ें छोटी है, छोटे मार्केट में काम हो रहा है तो वहाँ पर उसके परिणाम क्या आएंगे, सटीक आएंगे। बट अगर मार्केट बड़ा हो, वहाँ उतार चढ़ाव ज़्यादा हो, मान लो कि 1 घंटे में पहले अभी उस शेयर का प्राइस हाई था, 1 घंटे में फिर लो हो गया, 1 घंटे में फिर बढ़ गया, फिर लो हो गया, फिर लो हो गया, फिर अचानक से बढ़ गया, तो क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी में देखो छोटी जगह में है तो मैनेज हो जाएगा, इसके जो परिणाम है वो सटीक आ सकते हैं। बट अगर मार्केट बड़ा है, उसमें हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में अगर उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो क्या करेगा, ब्लैक स्क्वायर मॉडल इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा और उसका जो रिजल्ट है वो सटीक नहीं आ पाएगा। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई चीज़ है, कोई फॉर्मूला है, कोई असेट्स है, अगर वो हमको प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है, जो भी सारी चीज़ें हो रही है, अगर उस चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसकी चीज़ के नुकसान भी होते ही हैं। ठीक है, वैसे ही ब्लैक स्क्वायर मॉडल की हमें मान्यता भी देगा कि उसकी मान्यता क्या है, उसके एडवांटेज क्या है
और उसके डिसएडवांटेज भी देख लिए कहाँ पर वो काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड टॉपिक में हमने जैसे देखा कि ऑप्शन प्राइसिंग क्या होता है, और फिर फोर्थ टॉपिक था ब्लैक स्कॉल मॉडल। दोनों जो टॉपिक थे एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसलिए हमने दोनों टॉपिक को क्या किया है, साथ में कवर किया है। आई होप आपको ये ऑप्शन प्राइसिंग कहना चाहिए टॉपिक हमारा एंड ब्लैक स्कॉल मॉडल जो दोनों टॉपिक थे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ब्लैक स्कॉल मॉडल जो ऑप्शन हमारा कहना चाहिए टॉपिक था, उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।